हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मेरा नाम इकबाल अली खान और आप है इकबाल IAS अकादमी चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको पॉलिटी से संबंधित MCQs 1600 प्लस MCQs आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। हमारी डेली क्लासेस होंगी और हम कुछ MCQs डेली करेंगे। आप उनको समझकर और विभिन्न परीक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम बिना देर करे पहला MCQ सोल्व करते हैं। ये रहा हमारा पहले MCQs। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? 4 विकल्प दिए हैं। आइए एक एक विकल्प पढ़ते हैं, एक एक करके विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ए विकल्प में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी विकल्प है लोकसभा की अनुशंसा पर, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, डी है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आइए हम देखते हैं हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 85 2 है, राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। वहीं आर्टिकल 74 1 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। तो अतः सामान्यतः राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 74 1 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प है सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर हमारे संविधान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, आर्टिकल 74 1 ठीक से नहीं लिखा गया, 74 1 में ये बात कहेगी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसकी अनुशंसा पर सामान्यतः राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग करता है। तो अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। देखिए, इस हिसाब से हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट पहला। फिर दूसरा विकल्प है लोकसभा की अनुशंसा पर, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा की अनुशंसा पर ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये जो सी विकल्प है ये राइट होगा। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो आइए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हैं, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है और उसके बाद विकल्प दिए हैं। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदन। नंबर 2 स्टेटमेंट है राज्यों की विधानसभा। नंबर 3 स्टेटमेंट है राज्यों की विधान परिषद। नंबर 4 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें सही उत्तर चुनना है। आइए इस पर देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 54 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के थ्रू होगा और उसमें कौन कौन शामिल होंगे, इस बात को अच्छे से ध्यान कर लीजिए। संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के, संसद में 2 सदन होते हैं हमारे यहाँ, राज्यसभा और लोकसभा, उन्हें अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। उन दोनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्यों को कहीं कहीं नामित और नामांकित सदस्य भी लिखा जाता है। तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राइट, जैसे कि आप जानते हैं राज्यसभा में अभी वर्तमान में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं।
ठीक है, तो वो भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भाग लेंगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित केवल, मनोनीत भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनमें 3 ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, तो उनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। तो ये सदस्य हमने देख लिया कि इसमें ये शामिल होंगे। तो आइए हम वापस क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है हमारा कि संसद के दोनों सदन, तो हमने अभी पढ़ा संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल होंगे, तो ये राइट स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमारा कहता है, दूसरा कहता है राज्य की विधानसभाएं, ये भी इसमें शामिल होंगी, ये भी राइट स्टेटमेंट है। इसके अलावा राज्य की विधान परिषद ये शामिल नहीं होंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारे देश में वर्तमान में 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट में 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी हैं, बाकी स्टेट में केवल विधान सभा ही है। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प हमारा बी, जिसमें तीसरा स्टेटमेंट अवेलेबल है, ये भी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारा डी, जिसमें तीसरा स्टेटमेंट अवेलेबल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। तो अभी हमने जैसे कि बात की, जो संघ शासित क्षेत्र हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये भी हमारा चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि जम्मू कश्मीर, ये पुराना क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में आया था। अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर को भी एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है, वहाँ पर विधानसभा भी है, तो उसके सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, वो इसमें नहीं लिखा है। तो ये इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। राइट, तो आइए हम अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं और उनके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है आपातकाल की उद्घोषणा, बी है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, सी है अपने विवेक पर कर सकता है, डी में दिया है तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का उसे निर्णय लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो आइए हमारा संविधान इसमें क्या कहता है, हम ये बात कर लेते हैं। हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं 352 से 360 तक आपात उपबंध किए गए हैं। राइट फ्रेंड्स, और 352 में जो लिखा गया है, 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति तब तक आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता, कब तक, जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेज दे। क्या, लिखित रूप से। तो यहाँ देखो हमारा जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो हमारे हिसाब से डी जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी अन्य सभी गलत होंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन करा राष्ट्रपति को और कहा कि हाँ कि राष्ट्रपति जी आप जो है आपातकाल लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। लिखित रूप में जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अगर उद्घोषणा करता है तो वो ऐसा कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर नहीं, लिखित रूप में देनी पड़ेगी। अपने विवेक पर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये चौथा डी वाला सही होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग हैं या हैं। तो 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन पूछा है, फिर विकल्प दिए हैं। आइए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं।
यहाँ पर जो हमसे पहला स्टेटमेंट है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा स्टेटमेंट है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत का महान्यायवादी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए नीचे कोड दिए हैं, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए जो हमारे संविधान का भाग 5 है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होंगे, इसमें कहा गया है कि हमारी कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री शामिल होंगे, मंत्रिपरिषद शामिल होगी और भारत का महान्यायवादी, ये 5 शामिल होंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो भारत का राष्ट्रपति शामिल होगा, राइट बात है। भारत का प्रधानमंत्री शामिल होगा, भारत का महान्यायवादी भी शामिल होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद भी शामिल होती है, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद भी शामिल होती है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद भी, राइट। भी मंत्रिपरिषद भी, तो ये इसमें शामिल होती है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं, आइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1 2 3 हमारे तीनों सही हैं, तो डी विकल्प हमारा सही होगा, राइट होगा। तो बाकी हमारे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होंगे, डी विकल्प होगा क्योंकि तीनों ही सही हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें पूछा है कब से रहता है। ये पहला ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तीसरा है अपने पद ग्रहण के दिन से, चौथा है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो आइए देखते हैं, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 56 है उसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, राइट। पद ग्रहण की तारीख से, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है आर्टिकल 56 में, तो ये पद ग्रहण की तारीख से के दिन से, पद ग्रहण के दिन से, तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अन्य जो 3 विकल्प हैं ए बी डी ये गलत रहेंगे। अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पद ग्रहण की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसा नहीं है, और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से ऐसा नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, परंतु 4 यहाँ पर विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों में हमें एक सही चुनना है। आइए देखते हैं। ए विकल्प है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपने सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अगला पढ़ लेते हैं, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और सी है, निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। आइए फ्रेंड्स, हमारे जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 59 के अनुसार जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। ये बात हमारे आर्टिकल 59 में कही गई है। तो अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प हमारे राइट हैं। तो पहला बोला गया है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और यदि वो निर्वाचित हो जाता है तब उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, पहले ही सदस्यता नहीं छोड़नी होगी। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे की बात करते हैं, अपने निर्वाचन 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, नहीं, तत्काल जब वो निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचन के उपरांत ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन की बात करें तो निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये एकदम राइट है। सी ऑप्शन एकदम राइट है क्योंकि इसमें कहा गया है निर्वाचन होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी ऑप्शन में क्या कहा गया है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा, गलत बात है। एक सांसद भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, कोई सा भी सांसद हो, और विधानसभा का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। राइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर प्रश्न किया है, फिर ऑप्शन दिए हैं।
तो आइए हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट है, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। अभी हमने पढ़ा था इस बारे में, ऐसा नहीं है। संसद का कोई भी सदस्य हो या विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है अगर, तो उसे राष्ट्रपति बनने के उपरांत ही अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ये ऑप्शन गलत है। आइए इसके आधार पर हम देखते हैं विकल्पों को क्या कि कौन कौन से सही है। देखिए हमसे पूछा है उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, हमें सही चुनना है। तो पहला हमारा विकल्प जो कथन जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे किस किस विकल्प में अवेलेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए विकल्प ए में पहला है, विकल्प सी में पहला है, डी में पहला है। इस आधार पर ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, तीनों ही गलत हो जाएंगे। बचा एक, यही सही होगा। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं दोनों। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। देखिए संविधान के आर्टिकल 59 के अनुसार जो बात कही गई है वो ये कहा गया है, उसमें 3 बातें कही गई हैं। वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होगी तत्काल उपरांत, तत्काल ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक दूसरी बात कही गई, राष्ट्रपति की उपलब्धियों एवं भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं होंगे। जो उसकी पद अवधि होगी 5 वर्ष की जो अवधि होगी उसमें राष्ट्रपति के जो भत्ते हैं और विशेषाधिकार है वो कम नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा उसमें बात कही गई है राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो ये हम स्टेटमेंट देखते हैं तो भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेष अधिकारों का प्राप्त करने का हकदार होगा। राइट स्टेटमेंट है दूसरा। और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ये भी राइट स्टेटमेंट है। इस हिसाब से हमारा बी सही हो गया। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर हम किसी को निकाल पाते हैं कि गलत है कोई ऑप्शन तो हम विकल्प में देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उन विकल्प को काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 2 कथन यहाँ पर दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, फिर उसके बाद विकल्प दिए हैं। पहला कथन है भारत के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। हमने अभी पीछे ही बात की है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो उसका एक निर्वाचक मंडल होता है और उसमें शामिल कौन कौन होते हैं हमने ये बात की है। उसमें हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने बताया था कि दिल्ली विधानसभा और इसके साथ जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें विधानसभा जहाँ जहाँ हैं, जैसे कि 8 यूनियन टेरिटरीज है वर्तमान में और 3 जगह ऐसी हैं जहाँ विधानसभा हैं, तो उनके तीनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। दिल्ली विधानसभा के भी, पुदुचेरी विधानसभा के और जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत को कहीं नामित और कहीं नामांकित भी लिखा रहता है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि केवल दिल्ली के नहीं लेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। राइट फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, फिर विकल्प दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। राइट, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से सही है और कौन सा सही है। तो हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 123 यानी 123, आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की
निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब उससे प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, या कोई आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो गई है, ठीक है, या फिर संसद के दोनों अथवा एक सदन में सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए स्टेटमेंट में, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, उस समय जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो उसी समय जारी किया जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। आइए हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। तो दूसरे स्टेटमेंट की भी हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 123 में ही कहा गया है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि हो सकती है वो 6 महीने तक हो सकती है, एवं संसद की मंजूरी ना मिलने पर 6 सप्ताह की होती है। अगर मान लीजिए संसद सत्र चालू हो गया है और 6 सप्ताह तक 6 सप्ताह तक अगर संसद से फिर भी उस अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलती है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट स्टेटमेंट है। इस प्रकार से हमारे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 4 दिए हैं, उसके अलावा प्रश्न दिया है, फिर विकल्प दिए हैं। 4 कथन, पहला कौन सा है स्टेटमेंट देखते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। तो 4 स्टेटमेंट दिए। इसमें नीचे क्या पूछा है, उपर्युक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो कौन कौन निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो सकते हैं हम देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि निर्वाचक मंडल के, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें लोक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधान परिषदों के नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी विधानसभा जहाँ हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में, उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, देखिए गलत हो जाएगा। सभी सदस्य से क्या लग रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि किन सदस्यों की बात कर रहा है। लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। अगर हम सदस्य लिखते हैं तो इससे डिफाइन होगा कि दोनों प्रकार के सदस्यों की बात कर रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों प्रकार के नहीं ले सकते, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट होगा। दूसरा देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य तो इसमें भाग लेते ही नहीं हैं। तीसरा है, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ सभी सदस्य लिखा है, ये गलत हो जाएगा। चौथा है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट चारों ही गलत हैं। तो हमसे पूछा है उपरोक्त में से कौन सा हिस्सा होंगे कौन कौन, तो यहाँ डी में लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में से बात पूछी गई है। हम पढ़ लेते हैं एक एक विकल्प। पहले विकल्प में है उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें इसे चुनौती दी गई है, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। तो आइए हम देखते हैं। जो देखिए फ्रेंड्स, संविधान का जो आर्टिकल 71 है उसके अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी शंकाओं और विवादों की जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, अपेक्स कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। उच्च न्यायालय नहीं करता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। राइट। तो आइए हम देखते हैं। इस हिसाब से हमारा जो विकल्प बी है उच्चतम न्यायालय, ये हमारा राइट हो जाएगा, बाकी हमारे गलत होंगे। उच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय नहीं कर सकते, निर्वाचन आयोग नहीं, संसद नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा जो कथन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन दिए हैं। पहला है
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया था, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के और लोकसभा के। इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राइट। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, ये इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं। तो पहले में क्या कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य बोला इसमें, ठीक फ्रेंड्स। अगला स्टेटमेंट क्या है पहले पढ़ लेते हैं, आइए देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन पूछा क्या है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए हम पहला स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सदस्य नहीं होते। और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा, तो पहला तो सही नहीं है, ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए, और उपराष्ट्रपति की बात की। उपराष्ट्रपति में क्या होता है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता उसमें जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य शामिल होने से कहने का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, और केवल संसद के ही सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के या फिर संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, और इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और यहाँ लिखा है चुने हुए सदस्य, यानी निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब है इनका। तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इस प्रकार से पूछा था हमसे कौन से सही नहीं है या हैं, तो हमारे दोनों ही सही नहीं है, तो हमारा सी विकल्प राइट हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा से सदस्य शामिल होते हैं? अब देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और फिर हमसे एक कोड दिया है, हमें चुनना है कि कौन सा कोड सही है। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा के सभी सदस्य। फिर से वही बात फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और उसमें शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यहाँ लिखा है लोकसभा के सभी सदस्य, यानी मनोनीत और निर्वाचित, गलत बात है। इसके अलावा राज्य के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत बात है, सभी नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित लेंगे, ये गलत है। राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, ये विधान परिषदों के सदस्य तो भाग लेते ही नहीं हैं, ना निर्वाचित ना ही मनोनीत, तो ये गलत बात हो जाएगी। अभी हमारे देश में वर्तमान में 28 स्टेट हैं, और उनमें 6 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद हैं। चौथा है संसद के दोनों सदनों व राज्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये चौथा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से हमारे फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल चौथा सही हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की हम और वीडियो लाते रहेंगे। बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड करते ही, और आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छी वीडियो बनाएं, और अपना प्रयास हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।